नमस्कार और स्वागत है आपका चेंज इंडिया एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर में। आज हमारी चर्चा का विषय है प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। किस तरह से नए पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए जाएं जिससे जो हमारा जो ढांचा जो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट बन गया है, जो नेगेटिव सा हो गया है, उसको किस तरह से उसमें किस तरह सुधार लाया जाए और नए प्रधानमंत्री किस तरह से इसमें एक नई जान फूंक सकते हैं, नई एनर्जी फूंक सकते हैं। हमने विशेषज्ञों के एक ग्रुप को एकत्रित किया, उनसे कहा कि अपने सुझाव दीजिए। उनमें से 10 सुझाव हम लोगों ने निकाले हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में 3 ऐसे विशेषज्ञ हैं जिन्होंने अपने सुझाव दिए थे। तो हमारे साथ हैं महेश एन बुच, जो कि एक IAS अधिकारी हैं और इन्होंने गवर्नेंस रिफॉर्म एक्टिविस्ट बनने के लिए नौकरी छोड़ दी थी। साथ में है राजेश टंडन, जो एशिया में पार्टिसिपेटरी रिसर्च को हेड करते हैं। ये एक NGO है जो सिटीजन पार्टिसिपेशन और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए काम करता है। और हमारे साथ मौजूद हैं MR माधवन, जो कि PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के प्रेसिडेंट हैं। ये एक ऐसा संस्था है जिसमें संसद के परफॉर्मेंस और मॉनिटरिंग की जाती है और एनालाइजिंग की जाती है, और इसमें इन्होंने काफी शानदार काम किया है। और उनके साथ जुड़ रहे हैं हमारे अपने धीरज नैयर, जो नेटवर्क 18 के थिंक इंडिया फाउंडेशन के CEO हैं और इस प्रोजेक्ट के कर्ता धर्ता हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे जिन्होंने ट्विटर पे और हमारी वेबसाइट पे आके अपने सुझाव दिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगले जो हमारे एजेंडा आइटम्स हैं उनमें आप लोग भी जुड़िए, हमारी वेबसाइट पे जाइए, ट्विटर पे हमें सुझाव दीजिए और इनकी तरह आपको भी हम अपनी ऑडियंस में बुलाएंगे। और मैं ये फाइनल बात कह दूं आपको कि ये जो आज का जो डिस्कशन है प्रशासनिक सुधार पे, और 13 और जो हमारे एजेंडा आइटम्स हैं, जो पॉलिसी पॉइंट्स हैं, वो जून में जब नए प्रधानमंत्री आएंगे तो हम जाके उनको प्रेजेंट करेंगे। तो पहला जो हमारा सुझाव है प्रधानमंत्री के लिए वो है, और इस पे काफी चर्चा हो चुकी है, कि जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है सिविल सर्विसेज में उसको खत्म कर दीजिए और टेन्योर जो है उसको कम कर दीजिए। जो फिक्स टेन्योर है उसको कम कर दीजिए। हम कह रहे हैं कि एक 20 साल का टेन्योर पे चेक होना चाहिए, उससे पहले एक 14 साल के टेन्योर पे चेक होना चाहिए। और जैसे जैसे सीनियरिटी की अपॉइंटमेंट होती है तो एक्सपर्ट्स को बाहर से लैटरल एंट्री करवाइए, एक्सपर्ट्स की जो आए, जो एक्सपर्टीज लेके आए। तो ये तो हमारा सुझाव पहला है। और इसके साथ जुड़ा हुआ है दूसरा सुझाव कि जो सीनियर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी है, रेगुलेटरी है, उनको सबको प्रधानमंत्री को और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बैठ के बायपार्टिजन तरीके से करना चाहिए, जिससे कि जो आदमी उनको हेड करे वो जेन्युइनली एक बायपार्टिजन हो और फेयर हो। तो बुच साहब ये 2 सुझाव है। यहां तक वरिष्ठता का सवाल है, सेना में हर पदोन्नति के समय एक प्रकार की परीक्षा होती है जी। यानी आप मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं बन सकते जब तक आपको उसके लिए उचित न पाया जाए। ये हमारी जो नागरिक सेवाएं हैं, सिविल सर्विसेज, उसमें भी ये सिद्धांत लागू होना चाहिए जी। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष पे इस प्रकार के एक प्रकार से परीक्षा, बेशक लिखित परीक्षा न हो पर परीक्षण होना चाहिए कि ये पदोन्नति के काबिल हैं या नहीं। और छपते रहेंगे लोग और इसमें क्या है कि अगर जो इस प्रकार से हम वरिष्ठता प्राप्त करें कि हर स्तर पे हमें उचित माना जाए उस पद के लिए, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई, इस सिद्धांत में कोई विशेष अड़चन नहीं आएगी इसको लागू करने में। दूसरी बात यह है कि हाँ, बाहर के विशेषज्ञों को लाया जा सकता है। और तीसरी बात यह है कि जहां तक ये संवैधानिक नियुक्तियों का प्रश्न है, ये तो बहुत अच्छी चीज है कि प्रधानमंत्री और विरोध पक्ष के जो अध्यक्ष हैं वो साथ मिलकर करें। मगर मेरा इसमें एक सुझाव और है जी। हर पद के लिए हम एक सर्च कमेटी होनी चाहिए जो विशेषज्ञों की हो, जो कुछ एक फहरिस्त बनाए लोगों की कि भाई ये लोग इस पद के लिए काबिल हैं जी। और उस सूची में से यदि नियुक्ति होती है तो मेरा ख्याल है कि हम अच्छे लोगों ला सकते। और ये एक और अंतिम जी, मेरा ये ख्याल है कि ये जितने अभी पद बने हैं वो सेवानिवृत्त जजेस और सिविल सर्वेंट्स के लिए बने हैं। सेवानिवृत्त लोगों को मत लीजिए। नहीं, ये बहुत जरूरी, राजेश, ये बुच साहब ने जो कहा बहुत जरूरी बात है, क्योंकि आप देखें जितने भी रेगुलेटरी एजेंसीज बनी हैं, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी टेक्निकली स्पेशलिस्ट हो, चाहे वो सेबी जैसी टेक्निकली स्पेशलिस्ट हो, उन सब में IAS ऑफिसर, रिटायर्ड IAS ऑफिसर। क्या इस देश में और कहीं एक्सपर्टीज नहीं है? देखिए, ये इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स और चुनाव हारे हुए
राजनीतिज्ञ क्योंकि बहुत सारे कमीशन ऐसे हैं जी जिनका एक स्टैट्यूटरी महत्व है जी और वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर निगरानी रखने की उनकी भूमिका है जी। पर अगर वो एग्जीक्यूटिव की पार्टी के ही सदस्य हैं और उन्हीं की तरफ से सोचेंगे तो उस कमीशन की कोई भूमिका नहीं बनती। माधवन, ये हमने देखा है कि ये जो दूसरा सुझाव है हमारा प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का बैठना, तो ये हमने कई बार देखा है पिछले कुछ एक आध साल में भी कि कोई कंसेंसस नहीं हो पाया है, तो ये कितना फीजिबल है? अधिकतर में तो कंसेंसस हुआ है, 2-3 जगह पे नहीं हुआ है, पर हमें इसमें करना चाहिए कि अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन हो वो ऑब्जेक्शन को मान लेना चाहिए और करना चाहिए कि यह पूरे कंसेंसस यूनानिमिटी के साथ सबके मत सहमत के साथ ही होगा। नहीं तो अगर आपके 4 मेंबर कमेटी है उसमें एक ऑपोजिशन का मेंबर है जी, तो वोट करेंगे तो ऑपोजिशन का मेंबर तो हारेगा ही। पर स्पिरिट तो इन कमिटीज की यही होती है कि कंसेंसस के साथ डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि होती है और होनी भी चाहिए। इतनी हाई लेवल कमिटी पे वोटिंग का कोई मतलब नहीं होता, मतलब नहीं है। और इसमें इसीलिए होना चाहिए किसी को भी ऑब्जेक्शन हो जी तो ऑब्जेक्शन को मान लेना चाहिए जी और किसी और को फिर चुनना चाहिए जी। तो ये आपके हिसाब से ये 2-3 बार हमने देखा नहीं हो पाया, लोकपाल में भी हम देख रहे नहीं हो पाया है, देखा था, हमने सीवीसी में देखा नहीं हो पाया। तो ये क्यों नहीं, क्या ये स्पिरिट मिसिंग है हमारे नेताओं में? आपने बिल्कुल कहा, उनके बीच में ट्रस्ट स्पिरिट वो थोड़ा बड़प्पन चाहिए जी, बड़प्पन होना चाहिए, बड़प्पन और स्टेटसमैनशिप की जरूरत है। मैं ऑडियंस के पास आना चाहता हूं, कोई सवाल? जी आप लेटरल एंट्री का एक इशू ले लेता हूं जी, और वो सोचता हूं कि केवल बड़े बड़े पदों पर तो हमने सोचा है, सैम पेट्रोडा तो आ सकते हैं, लेकिन छोटे पदों पर जैसे कि अगर कोई सरपंच रहा है उसको अपने फील्ड का ज्ञान है, समझ है, एरिया की समझ है, बहुत सारी एक्सपर्टीज उसके पास है जी, उसके पास कुछ एक्सपीरियंस भी है, तो अगर उसकी लेटरल एंट्री बीडीओ एडीओ ये जो हमारे और बहुत सारे पद हैं ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, बहुत अच्छी समझ डेवलप हो जाएगी। तो हम यहाँ यही कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअली लाना चाहिए। दूसरा एक छोटा सा कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसको ड्यू रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, निंदक नियरे राखिए सबसे बड़ा प्रिंसिपल होगा किसी भी कमेटी को ठीक से फंक्शन कराने की। बिल्कुल सही बात। लेटरल एंट्री से पहले भी हमें एक देखना पड़ेगा कि रिक्रूटमेंट स्टेज पर ही हमें देखना पड़ेगा कि ठीक लोग आ रहे हैं जी। हम जब सेलेक्ट करते हैं कॉलेज से फ्रेश ग्रेजुएट को, वो उनकी मैनेजमेंट लीडरशिप कैपेबिलिटी है उस वक्त जज नहीं होती है जी। तो आईएएस के लिए रिक्वायरमेंट होनी चाहिए 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो जिसमें जॉब जी असेसमेंट भी हो सके और मल्टी लेवल पे एंट्री जो है इंस्टीट्यूशनलाइज होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये सुझाव तो बहुत ही अच्छा है कि एक बार आपने एग्जाम ले लिया 30 साल पहले और फिर आप उस पर चलते रहते हैं। मैं दूसरी तरफ एक बार जाना चाहता हूँ जी। सर मुझे बस इतना लगता है कि हम जैसा हमने एक एक्ट में देखा था जब ऑपोजिशन और प्रोपोजिशन दोनों साथ थे, कई मुद्दों पे साथ हो जाते हैं पर उनका वहां पे संभवतः पॉलिटिकल एफिलिएशन भी काफी मैटर करता है। हमें ये ध्यान में रखना है कि ऐसी सिचुएशन ना आए जब उन दोनों का ही कोई स्वार्थ मिल रहा हो, और क्योंकि वो दोनों पॉलिटिशियंस हैं तो वो नीति नहीं आनी चाहिए। जो एक्सपर्ट कमेटी का सजेशन दिया वो शायद काफी कारगर रहेगा। बहुत जरूरी है जी। धीरज, देखिए काफी मुद्दे उठाए हैं ऑडियंस ने, तो मैं पहले सीनियरिटी पे लेता हूं। आई थिंक इशू है अनुभव का, एक्सपीरियंस का। तो हमें चाहिए लोग जिनके पास अनुभव है और जो उनकी कॉम्पिटेंस है उसमें, तो चाहे वो अंदर के हो। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि खाली बाहर के लोग लाइए और अंदर के लोग बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो अंदर के लोग अच्छे हैं, जो आईएएस में रहे हैं शुरुआत से, जिन्होंने एक्सपर्टीज डेवलप की है, वो भी इस सिस्टम से बेनिफिट करेंगे। अभी तो काफी आईएएस ऑफिसर का ये हाल है कि 1 साल 2-3 साल एक मिनिस्ट्री में रहते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं, एक्सपर्टीज नहीं डेवलप होती कहीं में। लेकिन कई ऐसे मंत्रालय हैं जैसे स्वास्थ्य, वहां पे एक डॉक्टर, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो इसका कॉम्बिनेशन होना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कह रहे कि बिल्कुल आईएएस को छोड़ दीजिए और ये, तो ये एक बहुत है। लेकिन वही है कि 30 साल पहले हुई परीक्षा पे पूरा सिस्टम नहीं चल सकता। तो बुच साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद मैं अगले पॉइंट पे आऊंगा। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी जी ने एक प्रस्ताव रखा था कि शासकीय सेवा में स्पॉइल सिस्टम जो अमेरिका की है, यानी नई सरकार आए तो अपने लोग लेके आए। तो बाबू जगजीवन राम जी ने कहा, इंदिरा जी आपका प्रस्ताव तो ठीक है मगर अभी हमारी सुन तो लेते हैं, हमारी माजने के लोग आएंगे तो हमारी सुनेंगे कौन? अब पॉइंट नंबर 3 और 4 पे आता हूं। पॉइंट नंबर 3 है कि इतनी मिनिस्ट्रीज बन गई हैं, इतनी मिनिस्ट्रीज बन गई है। स्टील की मिनिस्ट्री है, क्या करती है वो मिनिस्ट्री? क्योंकि स्टील तो मार्केट में उसका भाव तय होता है, मार्केट में वो आता है, मार्केट है। इस तरह से इतनी मिनिस्ट्रीज बन गई हैं। हम कह रहे हैं कि
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट्स उठाइए। उन्होंने कहा था कि कुछ कोर पॉलिसी एरियाज में मिनिस्ट्रीज रखिए, बाकी जो इंप्लीमेंटेशन फंक्शन है उसको मिनिस्ट्री से हटा के इंडिपेंडेंट डायरेक्टरेट्स को दीजिए। तो हम कह रहे हैं ये सारी मिनिस्ट्रीज को अबॉलिश कर दीजिए, एक छोटा कैबिनेट रखिए। और इसके साथ जुड़ा हुआ एक पॉइंट है कि हर जो डिसीजन है सिविल सर्विसेज का, ब्यूरोक्रेट्स का, उसका एक टाइम लिमिट होना चाहिए। जो उस टाइम लिमिट में नहीं करता है काम, उस पर पेनल्टी होनी चाहिए, उसकी जवाबदेही होनी चाहिए, वो मैटर अगले लेवल तक जाना चाहिए। और ये सारा कुछ ऑनलाइन होना चाहिए क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि उनका केस कहां पे है। तो पॉइंट नंबर 4 पे तो कोई खास डिबेट नहीं हो सकती, लेकिन पॉइंट नंबर 3 पे मिनिस्ट्रीज को छांट देना, उस पर एक एक्स डालना। संघीय व्यवस्था में अधिकांश जो क्षेत्र में काम होता है वो राज्य और स्थानीय शासन की संस्थाएं करती हैं। म्यूनिसिपैलिटी का काम दिल्ली से मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट नहीं कर सकती, शहरी, वो तो वहां की नगर पालिका या पंचायत को ही करना होगा जी। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर जो यूनाइटेड स्टेट्स में काफी बड़ा देश है, 14 मंत्री हैं, सिर्फ 14 मंत्रालय हैं जी, तो हमारे यहाँ 15 से ज्यादा की मेरा तो ख्याल है आवश्यकता नहीं, ज्यादा से ज्यादा 20 जी। नहीं, मैं तो इस बात से सहमत हूं कि 14-15 लोगों का मंत्रालय होना चाहिए। मंत्रालय, राष्ट्रीय मंत्रालय में सिर्फ नीति का काम होना चाहिए। हमारी संघीय व्यवस्था ये कहती है कि नगर पालिकाएं, पंचायतें और राज्य सरकार प्रोग्राम प्लानिंग करें और उसका नियोजन करें जी। ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे संविधान में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनी हुई है जी, जो कि किसी भी कार्यक्रम को प्लान करने के लिए वहां पे उसका इस्तेमाल होना चाहिए। वहां मेयर भी हैं, पंचायत के लोग भी हैं, विभाग भी हैं, तो उसको डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। ये निर्णय आप ले लें तो आपका मंत्रिमंडल वैसे ही छोटा हो जाएगा। माधवन, हम लोगों ने तो प्रधानमंत्री के लिए एजेंडा तैयार कर दिया, एक टेलीविजन शो में अपना हम बोल के चले गए, लेकिन उनको, जिनको कोalition संभालना है, कितना उनके लिए आसान होगा? ये मुश्किल है पर करना ही पड़ेगा। जैसे 12, 14, 13 साल पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए थे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग एमओएस अभी 15% ऑफ लोकसभा स्ट्रेंथ है जी, तो 80 के आसपास आता है जी, उसको कम कर दीजिए जी, बोलिए कि ठीक है वो अपर लिमिट है, अभी हम अपर लिमिट पर ही बैठते हैं जी, उसको बोले कि मेरी मर्जी मैं कम करूंगा। और रैशनलाइज करना चाहिए जी, कि रिलेटेड मिनिस्ट्रीज जो है अलग अलग है उनको मिला के एक मिनिस्ट्री करके उसके अंदर के छोटे डिपार्टमेंट बना। जैसे हमने देखा एनर्जी में कितनी मिनिस्ट्रीज हैं, कितनी मिनिस्ट्रीज ट्रांसपोर्ट करती हैं, कितनी मिनिस्ट्रीज हाउसिंग करती हैं, उन सबको काट छाट के छोटा कर दीजिए। तो धीरज, ये तो पहले दिन का ही एक काम है, क्योंकि अगर आपने दूसरे दिन बड़ा कैबिनेट बना दिया तो फिर तो 5 साल वो चलता रहेगा। हाँ बिल्कुल, अगर ये पहले दिन, पहले हफ्ता में नहीं किया तो बिल्कुल नहीं होगा। कर सकते हैं नए प्रधानमंत्री कर सकते हैं जिनको फ्रेश मैंडेट मिला है। कठिनाइज में 2 हैं, कोalition होती है, उनको मंत्रिमंडल में जगह चाहिए, दूसरे अपनी पार्टी में भी लोग चाहते हैं कि वो मंत्रिमंडल, लेकिन पूरा माइंडसेट है भारत में कि जो नेता हैं सब मंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि मंत्री पॉलिसी बनाने के लिए खाली नहीं बनते और कई चीजों के लिए भी बनते हैं, पेट्रनेज है या जो भी है। लेकिन जो अब ये मंत्री का जो रोल है खाली पॉलिसी का रोल होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री को बहुत क्लियर बना देना चाहिए। देखें हमारी ऑडियंस कितना समझती है, कितना सोचती है कि जो नए प्रधानमंत्री आएंगे क्या वो ये कर पाएंगे। तो मुझे अपना हाथ उठा के बताइए कि क्या नए प्रधानमंत्री ये मुश्किल डिसीजन पहले या दूसरे दिन अपने दफ्तर में ले पाएंगे कि मैं अपनी मंत्रिमंडल को सिर्फ 15 मिनिस्टर का रखूंगा? क्या आपको विश्वास है? जिनको है हाथ उठाए। एक इंसान को विश्वास है, बाकी किसी को नहीं है। तो देखिए ये मुद्दा बहुत गंभीर है और ये बताता है आपको कितना मुश्किल है ये डिसीजन लेना। लेकिन जिस तरह से पैनल में भी कहा कि अब समय आ गया है कि ये करना होगा, और हम देख रहे हैं कई राज्यों में तो ये एक कैप लग गया है। दिल्ली जैसे राज्य में 6 मंत्रियों से ज्यादा नहीं हो सकते हैं कैबिनेट में। तो इस तरह से प्रधानमंत्री के लिए चैलेंज होगा, लेकिन पहले दिन ही उनकी शक्ति सबसे ज्यादा होती है, तो ये पहले दिन का ही डिसीजन है। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी वेबसाइट पर जाइए thinkindia.in.com, अपने सुझाव दीजिए और एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। वेलकम बैक, स्वागत है आपका चेंज इंडिया
एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर में आज हम देख रहे हैं कि किस तरह अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, क्या क्या पॉलिसी इनिशिएटिव्स प्रधानमंत्री ले सकते हैं। हमने जो पहले सेगमेंट में चर्चा करी थी वो थी कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को हटा दीजिए, फ्रेश टैलेंट को लाइए, टेन्योर फिक्स कर दीजिए और जो वेस्टफुल मिनिस्ट्रीज, इतनी ज्यादा मिनिस्ट्रीज बन गई हैं, उन सबको काट छांट दीजिए और एक 15 मेंबर मंत्रिमंडल रखिए जो कि एकदम स्मॉल और एफिशिएंट रहेगा। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 और 6। ये आम आदमी के साथ बहुत ही जुड़ा हुआ पॉइंट है और ये है पुलिस का सुधार। हमारे सुझाव बड़े इंप्लीमेंटेबल हैं, हम कोई बड़ा लंबा चौड़ा थियरी की बात नहीं कर रहे हैं। पहला तो है कि अपनी पुलिस स्टेशन को मॉडर्नाइज कर दीजिए। हर पुलिस स्टेशन में कैमरा होना चाहिए जिससे रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। हर पुलिस में जो फोन कॉल आता है स्टेशन में उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। हर पुलिस स्टेशन दूसरे पुलिस स्टेशन के साथ इंटरनेट के साथ जुड़ा होना चाहिए। कोई भी एफआईआर बनती है उसको कंपल्सरीली रिकॉर्ड कीजिए, उसको वेबसाइट पे अपलोड कीजिए और 1/3 ऑफ द स्टाफ जो है वो फीमेल स्टाफ होना चाहिए पुलिस स्टेशन में। और इसके साथ हमने कहा है कि जो ऑफिसर्स हैं उनकी जो टेन्योर है वो फिक्स्ड होने चाहिए और एसपी रैंक तक का जो ऑफिसर है उसकी जो नियुक्ति होती है वो ब्यूरोक्रेसी से हो, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो। तो ये हमारे मोटे मोटे सुझाव हैं। क्योंकि आप लोगों का इतना इंटरफेस रहता है तो मैं पहले ऑडियंस से शुरू करना चाहूंगा और मैं देख रहा हूं कि इतने हाथ यहां उठ रहे हैं तो मुझे एक एक करके जाना पड़ेगा। हाँ, आप नहीं बोले अभी तक। हेलो सर, पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं हम। जहां तक कि पुलिस रिफॉर्म, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा सुझाव भी दिया है इनमें। पहले सबसे बड़ी बात जो आती है, हमारा जो कॉलोनियल हैंगओवर है पुलिस में, सामंतवादी सोच, जो दैट स्पिरिट मस्ट बी ओवरहॉल्ड, उसको सोच को, सामंतवादी सोच को खत्म करना है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा यहाँ पे, प्रशिक्षण। जो प्रशिक्षण मिलता है जो सबसे निचले तबके के पुलिस हैं, लाइक दरोगाज हैं और हवलदार वगैरह है, उनको सही प्रशिक्षण नहीं दिया जाता और सारा पैसा प्रशिक्षण में 99% जो पैसा खर्च होता है वो वल्लभ भाई एकेडमी में खर्च होता है एसपीज के। पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक। हाँ, आप बोले। जैसे कि इसमें 2 ब्रांचेज है, जैसे पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को भी वही संभाल रही है और इन्वेस्टिगेशन को भी वही संभाल रही है। दोनों ब्रांचों को सेपरेट करना चाहिए। जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जैसे आज की तारीख में 10वीं पास कांस्टेबल है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो वो आईपीसी के बारे में कुछ समझ ही नहीं रहा है, सीआरपीसी किया उसके बारे में कुछ समझ ही नहीं है। बहुत स्पेसिफिक और बहुत वाइज रिकमेंडेशन है आपका। हाँ, आप नहीं बोले। मॉडर्नाइजेशन करने की काफी ज्यादा जरूरत है। अभी सबसे बड़ा विवाद होता है जो 2 थानों के बाउंड्रीज को लेकर के। तो अगर हम मॉडर्नाइजेशन करते हैं, एक सही मैपिंग होती है, फिर गाड़ियों में जो पेट्रोलिंग वैन्स है उसमें जीपीएस लगाते हैं, रिकॉर्डिंग सब कुछ सही होता है, तो फिर ये जो बहानेबाजी चलती है नहीं हो पाएगी। बुच साहब, आपने सुना सबको। जहां तक पुलिस को आधुनिक करने का प्रश्न है उससे तो असहमति हो ही नहीं सकती। और जितना आधुनिक करेंगे उससे क्या होगा कि जो सोनी टीवी का एक क्राइम पेट्रोल दस्तक आता है प्रोग्राम जिसमें देखते हैं, दिखाते हैं पुलिस वाले डंडों से मार रहे हैं, वो खत्म हो जाएगी प्रथा जी। और दूसरी बात यह कि आधुनिक होने की वजह से उनके जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें भी पुलिस को मदद मिलेगी, पुलिस की क्षमता बढ़ जाएगी। जहां तक पुलिस की जवाबदेही का प्रश्न है, हम केवल एसपी और इसकी क्यों देख रहे हैं, हम केवल डीजी पुलिस की क्यों देख रहे हैं। एक स्टेट में 1000-1500 थाने होते हैं, डीजी पुलिस सब थानों पे खुद नजर नहीं रख सकता। जवाबदेही हर स्तर पर होनी चाहिए। पर इसमें एक बात आपको याद रखना होगा, हम एक लोकतंत्र हैं जी, पुलिस भी एक महकमा है और उस महकमे के लिए एक मंत्री होता है जिसको विधानसभा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं जी। वो जो कहते हैं कि सब कानून कह रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता, तो कहेंगे कानून बदलो। इसलिए आपको इस बात को याद रखना होगा कि पुलिस बिल्कुल अपने कार्य में स्वतंत्र हो। मगर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं जी, जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसका अध्याय 12 जो है, चैप्टर 12 है, जो इन्वेस्टिगेशन बताता है, उसमें पुलिस आज भी कानूनी तौर से इन्वेस्टिगेशन में पूर्णतः स्वतंत्र है जी। इसमें सिर्फ कोर्ट दखल दे सकते, कोई नहीं दखल, लेजिस्लेचर भी नहीं दे। हम उस बात को पुनः दोहराएं जी, और जिससे कि पुलिस की स्वतंत्रता जो कानून उनको दे रही है जी। अंत एक पॉइंट, दफा 154 सीआरपीसी के तहत पुलिस के पास कोई विकल्प है ही नहीं है कि जो कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस की देता है तो उसको रिकॉर्ड करना ही होगा जी। मैं कहता हूं 2 थानेदारों को आप डिसमिस कर दीजिए, नहीं रिकॉर्ड करते, आपको ये समस्या ही नहीं होगी। एक प्रश्न जो एक सुझाव आया था वो बहुत जरूरी है कि इनके रिक्रूटमेंट का जो तरीका है जी, और जो इनके ट्रेनिंग का है, ट्रेनिंग एक बार ही नहीं, एंट्री लेवल पे ही नहीं,
एक प्रमोशन से लिंक ट्रेनिंग, एक लेवल एसएचओ बनने के लिए क्या ट्रेनिंग नेक्स्ट लेवल पे, और फिटनेस लेवल की भी। आप देखें हमारे पुलिसमैन कितने अनफिट लगते हैं। बिल्कुल, तो उसमें अब बाकी देशों में देखिए कितने फिट होते हैं पुलिस, तो उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और वो इन्वेस्टमेंट इसलिए जरूरी है कि सिर्फ उन्हीं की कमजोरी से ऐसा नहीं हो रहा है। तो आई थिंक एक मॉडर्नाइजेशन का पहलू है, एक कॉम्पिटेंस का पहलू भी। जी माधवन, बिल्कुल सहमत हूं इसमें। एक और चीज है जी कि नंबर ऑफ पुलिसमैन हमारे बहुत कम है पर पॉपुलेशन। जी, तो पिछला जो पॉइंट था, मिनिस्ट्रीज को थोड़ा रैशनलाइज करें। जी, आपके कम लोग आएंगे उधर। एसेंशियल जॉब ऑफ द स्टेट जो है जी, लॉ एंड ऑर्डर, जी, उसमें आप ज्यादा मैन पावर लगाइए। जी, हमारे पास बहुत नंबर ऑफ पुलिसमैन बहुत कम है, ओवर स्ट्रेच्ड है, उससे भी प्रॉब्लम है। देखिए, जो हमने फिक्स टेन्योर की बात की, वैसे मैं बुद्ध साहब से सहमत हूं कि जवाब तो देना पड़ेगा हर लेवल पे, लेकिन वही है कि पुलिस का मोराल भी कम हो जाता है कि अगर वो कुछ एक्शन ले, ठीक करे का एक्शन ले, तो और मंत्री उनको ट्रांसफर कर दिए। बहुत ज्यादा कई राज्य हैं जो ट्रांसफर हर रोज होता है या हर 6 महीने में पुलिस वाले ट्रांसफर हो जाते हैं, उससे जो अच्छे ऑफिसर हैं उनका मोराल घटता है। तो इसलिए वो सुझाव है कि पुलिस वाले जो अच्छे हैं उनको भी मोराल मिलना चाहिए कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, कोई मंत्री हमें ऐसे आर्बिट्रेरली ट्रांसफर नहीं करेगा। मतलब अगर कारण हो तभी करेगा, तो वो ज्यादा महत्व है। और अगर आप माइंडसेट की बात करें, बिल्कुल बदलना चाहिए, लेकिन माइंडसेट ऐसे नहीं बदल जाएगा। हमारे और आपके कहने से तो माइंडसेट बदलेगा नहीं पुलिस का। कैमरा लगा होगा तो शायद कैमरा लगा होगा तो बदलेगा, क्योंकि कैमरा का डर है, अकाउंटेबिलिटी का डर है। तो वो जो टेक्नोलॉजी और जो हम कह रहे हैं कि हर पुलिस स्टेशन में हर फोन कॉल मैंडेटरीली रिकॉर्ड होना चाहिए। बिल्कुल, और इसी वजह से सारे एफआईआर फाइल होंगे, इसी वजह से जो आपके अभी समस्याएं, पुलिस की क्रेडिबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सब बदलेगा, उनका व्यवहार बदलेगा, आधुनिकता ही व्यवहार बदलाएगी। तो इनका पॉइंट आधुनिकता ही व्यवहार बदलाएगी। अब हम आते हैं जुडिशरी पे। यहां पे भी काफी सुझाव जो हैं आते रहते हैं, लेकिन जुडिशरी एक तरह से लोग समझते हैं कि क्लोज्ड सिस्टम है, कि वो जजेस ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो भी जजेस और लॉयर्स और बार काउंसिल्स करेंगे, बाहर की दुनिया का उससे ज्यादा वास्ता नहीं है। तो हम कह रहे हैं वो व्यवस्था थोड़ी बदलनी चाहिए। तो हमारा पॉइंट नंबर 7 है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जिसमें सिर्फ जजेस ही इन्वॉल्व है, उसको बदलिए, एक नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाइए जिसमें सिर्फ जुडिशरी के रिप्रेजेंटेटिव्स ना होकर एग्जीक्यूटिव से हो, सिविल सोसाइटी से हो, लेजिस्लेचर से हो, और एक बेंचमार्किंग और ऑडिट परफॉर्मेंस कोर्ट्स का भी होना चाहिए कि अगर इस तरह का केस है, थेफ्ट का केस है या कोई और सिविल केस है या किसी एक्सीडेंट का केस है, तो ये बेंचमार्किंग होनी चाहिए कि अगर एक कोर्ट उस केस को 30 दिन में कर देता है तो दूसरा कोर्ट 30 साल क्यों लगाता है। पहले ऑडियंस के पास 2-3 क्विक सजेशंस के लिए आता हूं, फिर मैं पैनल के पास जाऊंगा। जी साहब, आप बताएं। We want to abolish this fast track system. We have a very we want to get improvement and efficient and effective or existing legal system. मेरा ये सवाल है कि आप कोलिजियन सिस्टम हटा के अगर जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाते भी हैं, पर जिसमें ऐसे वेक टर्म है कि 2 एमिनेंट पर्सन कह के, तो ये एक तरह से तो अगर पहले मैं अपना घर खुद साफ करता तब कोई और साफ कर रहा है, तो अब ज्यादा डर है जुडिशरी को कि अगर मैं पॉलिटिशियंस का इन्फ्लुएंस ज्यादा ही बढ़ जाएगा अगर जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आता भी और ऐसे वेक टर्म्स आएंगे साथ में। आई थिंक ये एक रेलेवेंट पॉइंट आप रेज कर रहे हैं कि इससे कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। तो माधवन, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा, इसमें कोई डर है? थोड़ा डर तो है, पर अभी एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और एक बिल तो रखा है, तो इसमें फिर से वही पॉइंट है जो पहले बड़प्पन की बात की थी जी, कि जब आप ये एमिनेंट पर्सन्स ला रहे हैं जी, तो ऐसे लोगों को लाना चाहिए कि किसी को शक ना हो जी, एट द सिलेक्शन कमिटी, राइट, क्योंकि उसके बाद इंडिविजुअल जजेस के बारे में वाइड नॉलेज तो होगा नहीं जी, वो तो सिलेक्शन कमिटी को करना पड़ेगा। और ऐसा क्लियर सर्च प्रोसेस हो सिलेक्शन से पहले जो भी ट्रांसपेरेंट हो कि जो पूल से ले रहे हैं वो पूल ही साफ हो। जी राजेश, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। एक तो ये कि जो रिफॉर्म ऑफ जुडिशरी है उसमें लोअर कोर्ट्स के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। लोअर कोर्ट्स का रिफॉर्म, मॉडर्नाइजेशन, उनकी जो प्रोसेसिंग है, कितनी बार अपील कर सकते हैं, एडजमेंट कर सकते हैं जी, उसको सिंप्लीफाई करने की हम जैसे सजेस्ट कर रहे हैं कि सरकार ही इतनी बड़ी लिटिगेंट है, अगर सरकार अपनी लिटिगेशन कम कर दे तो बहुत सुधार हो जाए। जी बुद्ध साहब, यहां तक जुडिशरी का सवाल है, कॉलेजियम सिस्टम सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लागू है, लोअर जुडिशरी को बिल्कुल लागू नहीं है। उनका तो ये और ही व्यवस्था है जी। परंतु मेरा एक और कहना है, संविधान में कॉलेजियम सिस्टम का कहीं प्रावधान ही नहीं, उसमें यह है राष्ट्रपति अपने विवेक पर जी किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज से सलाह मशवरा करके जी
ये निर्णय ले सकते हैं कि कौन उचित है इन पदों पे नियुक्त करने के लिए, परंतु सिवाय चीफ जस्टिस के पद के, चीफ जस्टिस इंडिया के पद के, हर दूसरे पद के लिए चीफ जस्टिस से जरूर सलाह ली जाएगी। जी, कॉलेजियम चीफ जस्टिस ने लाया है जी, संविधान में, कानून में कॉलेजियम है ही नहीं। बिल्कुल जी। एक दूसरी बात यह है कि हम भारत में रहते हैं, भारत में शायद सबसे जो कहते हैं ना विख्यात या एमिनेंट होना चाहिए निर्विवाद, तो शायद निर्विवाद विख्यात व्यक्ति तो केवल दाऊद इब्राहिम ही है, बाकी सब पे विवाद है। इसलिए इसमें हम किसको लाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, उसमें बहुत ही सोच समझ के विचार करना होगा कि बिल्कुल निष्पक्ष लोग इसमें आए। पर एक प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं, जहां तक हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, वो हाई प्रोफाइल PILs को देखते हैं जी। साधारण केसेस में तो तारीख लगती रहती, इसको इस माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी अगर जो मीडिया हाई प्रोफाइल केसेस को रिपोर्ट करना ही बंद कर दे तो शायद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस फिर अपना काम करना शुरू कर दें। नहीं, आपकी ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि मीडिया पे भी किस तरह से कोर्ट प्रोसीजर्स को कवर किया जाए। इंडिया में कोई ऐसी खास गाइडलाइंस नहीं है, जबकि बाकी डेमोक्रेसीज में बहुत स्ट्रांग गाइडलाइंस हैं कि क्या क्या चीज आप रिपोर्ट कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। धीरज, जैसे हमारे दोस्त ने अभी कहा था कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वो तो 30 साल लगेंगे, 40 साल लगेंगे, लोग जिंदा भी नहीं रहते उतने टाइम के लिए। लेकिन अब दूसरी तरफ जाने का भी डर है कि बहुत जल्दी अगर फैसले दिए जाएं तो फिर जस्टिस ना उस तरह भी ना हो। लेकिन इसमें मिडिल ग्राउंड, बीच का ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा। तभी हमने कहा बेंचमार्किंग करिए ब्रॉडली, मतलब टाइम लिमिट नहीं हो सके 30 दिन में करिए या 40 दिन में करिए, लेकिन अगर केस ज्यादा तक दिख रहे हैं कि इस चोरी का केस 60 दिन में डिसाइड होता है तो फिर 75 दिन से ज्यादा कोई न्यायालय को 90 भी हो जाए, लेकिन 4 साल नहीं। अगर देर हो रही है तो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए क्यों हो रही है, तो लोअर कोर्ट अकाउंटेबल हो हायर कोर्ट को, हायर कोर्ट हो अकाउंटेबल सुप्रीम कोर्ट। तो जुडिशरी भी जो है वो भी इसी समाज का भाग है, वहां भी भ्रष्टाचार है, वहां भी इनएफिशिएंसी है, जैसे ब्यूरोक्रेसी में है, जैसे पुलिस में है। तो उनको रिफॉर्म के बाहर रखना ठीक नहीं होगा, उनको भी लाना है हमें इस प्रशासनिक सुधार के। और सारे वही पॉइंट्स, टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन, जो ब्यूरोक्रेसी और पुलिस पे लागू हैं वो जुडिशरी पे भी लागू होते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, आपने सुना हमारे क्या क्या सुझाव है। इस वक्त आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाइए thinkindia.in.com, अपने सुझाव दीजिए और बने रहिए, क्योंकि हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद आखिरी सेगमेंट के लिए वापस आते हैं। स्वागत है आपका चेंज इंडिया एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर में। आज हम देख रहे हैं किस तरह अपने प्रशासनिक ढांचे को, किस तरह अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस को रिफॉर्म किया जा सकता है, उसमें सुधार किया जा सकता है। हमने काफी सुझाव दिए हैं जो कि ब्यूरोक्रेसी से हैं, जो कि पुलिस के थे, जो कि जुडिशरी के थे, और 2-3 मुद्दे सब सामने साफ आ रहे हैं कि हर आपको एक ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए, एक छटने का सिस्टम होना चाहिए, एक लैटरल एंट्री होनी चाहिए बाहर से एक्सपर्ट्स की, जिससे कि जो ये व्यवस्थाएं हैं ये मॉडर्न रहती हैं, और टेक्नोलॉजी का बहुत यूज होना चाहिए। पुलिस स्टेशन में होना चाहिए, जुडिशरी में होना चाहिए, सिविल सर्विसेज में होना चाहिए। अब हम आखिरी मुद्दे पे आते हैं, और वो है लेजिस्लेचर्स, हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उनमें भी सुधार होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 9 जो हमारा है वो एंटी डिफेक्शन बिल से जुड़ा हुआ है। आपको ध्यान होगा जब ये बिल लाया गया था 1980-85 के आसपास शायद ये लाया गया था, तब था कि एक आयाराम गयाराम का कल्चर होता था इंडिया में। कोई पॉलिटिशियन किसी पार्टी में आता था, फिर आधे लेजिस्लेटर में दूसरी पार्टी में चला जाता था, फिर तीसरी पार्टी में। एक बार तो एक ऐसा भी था कि शायद उन्होंने एक आध दिन में 9 पार्टी चेंज करी थी, तो ये भी हुआ था। तो एक कल्चर बन गया था आयाराम गयाराम। तो उसको रोकने के लिए सरकार एंटी डिफेक्शन बिल लेके आई, लेकिन आज उसका ये हो गया है कि हर छोटे छोटे मुद्दे पे व्हिप लग जाता है और उसमें पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होती है। एमपीज अपने खुल के अपनी बात कह नहीं सकते। तो हम कह रहे हैं कि एंटी डिफेक्शन बिल को सिर्फ मनी बिल और कॉन्फिडेंस वोट्स में रखिए, बाकी में कोई व्हिप नहीं लाइए, एमपीज को बोलने दीजिए। अगर वो पार्टी लाइन के अगेंस्ट भी बोलते हैं तो उससे डेमोक्रेसी रिच होती है और डेमोक्रेसी का सुधार होता है। उसके साथ जुड़ा हुआ पॉइंट है पार्लियामेंट्री कमिटीज का। हम कह रहे हैं उनको एक्सपर्टीज दीजिए, उनको टेलीवाइज कीजिए। सो ये पार्लियामेंट्री कमिटीज में जो डिस्कशन है वो ज्यादा एक्सपर्टीज, ज्यादा डेप्थ के साथ हो सके। ये हमारे पॉइंट्स 9 और 10 है। माधवन, ये एंटी डिफेक्शन पे मैं पहले आता हूं।
जैसे आपने कहा ये आईआरएम गैरम के लिए बना था, पर ये पूरा पार्लियामेंट को अभी खा चुका है। क्योंकि इससे क्या हुआ, एक तो आईआरएम गैरम से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अभी क्या है कि एक एक इंडिविजुअल एमपीज की जगह एक पूरा डीएमके निकल जाता है कोalition से, एक पूरा टीएमसी निकल जाता है, तो पार्टी का पार्टी एक साथ निकलता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा स्टेबिलिटी में। तो आपके हिसाब से जो हमने सजेस्ट करा है कि सिर्फ मनी बिल और कॉन्फिडेंस वोट्स में रहे, वो भी निकलना चाहिए मेरे, वो आपके हिसाब से वो भी निकलना चाहिए, क्यों एंटी डिफेक्शन लॉ ही आपके हिसाब से हटा देना चाहिए। मैं क्विकली ऑडियंस के पास आना चाहता हूं, और कोई और डेमोक्रेसी में नहीं है ये, किसी और डेमोक्रेसी में नहीं है। और जैसे हमने बोला कि कुछ ही महीने पहले यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्री चाहते थे कि सीरिया के साथ वॉर हो, लेकिन उनके अपने एमपीज ने उनके अगेंस्ट वोट किया और इसलिए ब्रिटेन सीरिया के वॉर में पार्ट नहीं ले पाए। तो ऑडियंस में बहुत हाथ उठ रहे हैं, इस तरह से शुरू करूंगा, आप नहीं बोले। हाँ, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि सर जिस टाइम एंटी डिफेक्शन लॉ आया था तो इसका मतलब था स्टेबल गवर्नमेंट रहे जी, तो राजीव गांधी के टाइम में लाया गया था और उस टाइम मेनली इसमें दिया था 1/3 पर्सन कोई भी पार्टी से चेंज करे, तो इसका बना था तभी इसमें कुछ न कुछ कमी रही थी कि आप एक को छोड़ के आप थोक में खरीद सकते हो जी, अकेले लोग नहीं खरीद सकते, आप थोक में खरीद सकते हो। एक सुझाव ये आया था बीच में कि पार्टी के टिकट पर आप जीतते हैं जी, तो पार्टी के प्रति भी जवाबदेही हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टी का कोई जिक्र नहीं है जी, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले हमें इंटरेस्ट पीपुल का रखना है, पार्टी का नहीं। पार्टी एक माध्यम हो सकती है, व्हिप एकदम हट जाना चाहिए, एकदम हट जाना चाहिए। अब मैं पैनल पे आता हूं, राजेश आपके पास, उसके बाद बुच साहब के पास। देखिए, पार्लियामेंट्री व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के फंक्शनिंग के ऊपर निगरानी रखें जी। वही एक स्थान है जहां पे हमारे चुने हुए प्रतिनिधि एग्जीक्यूटिव के फंक्शनिंग पे बहस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसी से लाने वाले मुद्दों को फीडबैक दे सकते हैं जी। तो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट बंद हो गई है जी। इस डिबेट को रिवाइव करने के लिए इस तरह के जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं जी, वो कुछ तो कानूनी रेस्ट्रिक्शन है जैसे एंटी डिफेक्शन वाला, व्हिप वाला, और कुछ पार्टी की तरफ से इंपोज किए हुए रेस्ट्रिक्शंस है, इनको दूर करने की आवश्यकता है जी। इसी के चलते जो पार्लियामेंट्री कमेटी का फंक्शनिंग है जी, उसको भी स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। और मेरे ख्याल से सभी मंत्रालयों पर, सभी विभागों के बजट पर, सभी मंत्रालयों के काम करने के तौर तरीके और नीतियों पर पार्लियामेंट्री कमेटियों का खुला, ट्रांसपेरेंट और जैसे हमने बोला टेलीकास्ट भी हो और रिसर्च एंड एक्सपर्ट इनपुट्स के साथ बहस होनी चाहिए। तो एक पार्लियामेंट्री बहस अगर नहीं होगी तो पार्लियामेंट का कोई अर्थ नहीं रह जाता। बुच साहब, आज से कुछ वर्ष पहले जहां तक बजट का प्रश्न था वो तो पूरी विधानसभा में ही रखा जाता था और वहीं बहस होती थी, हर मुद्दे पे वो बहस होती, हर ग्रांट पे होती थी। वो बहस तो बिल्कुल खत्म हो गई है जी। पिछले साल के बजट में पार्लियामेंट में सिर्फ 2 ही मुद्दे जो बिल्कुल जिसके अंदर कोई ज्यादा पैसा नहीं थे, उन्हीं पे बहस हुई, बाकी सब गिलोटीन हो गए क्योंकि वो कमेटी में देखे गए थे। इस कमेटी सिस्टम पे मैं समझता हूँ पुनः विचार होने की जरूरत है। ये अमेरिकन कांग्रेस से हमने ली है ये क्योंकि अगर जो कमेटी में बहस की वजह से विधानसभा में या संसद में बहस बंद हो जाए जी, तो हाउस की आवश्यकता क्या है, एक जी। दूसरी बात यह है कि जहां तक पार्लियामेंट का अर्थ ही यह है कि जहां बहस होगी, अब अगर जो बहस पे अंकुश लगा दें व्हिप के माध्यम से जी, तो पार्लियामेंट की आवश्यकता कुछ है ही नहीं। धीरज, आखिरी मुद्दा है, इसको समाप्त कीजिए। भारत लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पार्लियामेंट से ऊपर कुछ नहीं होता जी। तो जब तक पार्लियामेंट ठीक तरह से फंक्शन नहीं करेगा तो बात की जो हम प्रशासनिक सुधार की बात कर रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अगर आपके लॉ मेकर, जो आपके प्रतिनिधि हैं, वही नहीं काम कर रहे हैं तो बाकी कौन काम करेगा। तो इसलिए ये बहुत ही अहम मुद्दा है, ये जो 2 मुद्दे हमने उठाए हैं। और बिल्कुल एमपीज को ज्यादा फ्रीडम मिलना चाहिए पार्टी के अगेंस्ट बोलने का, इनर पार्टी डेमोक्रेसी भी बढ़ेगी। तो प्रधानमंत्री शुरुआत करें अपनी पार्टी से कि अपने पार्टी के एमपीज को बोलने दीजिए आपके खिलाफ, हर मुद्दे पे खिलाफ बोलिए। ये हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है कि वो निजी तौर पे ले लेते हैं कि हम मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन मुद्दों के खिलाफ बोलने दीजिए। अपनी पार्टी से शुरुआत करिए। आप अपनी पार्टी से शुरुआत करेंगे तो फिर ऑपोजिशन की पार्टी है उनको भी करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अहम मुद्दा है, करना चाहिए। तो मैं फाइनल एक पोल लेना चाहता हूं ऑडियंस से, क्या आपको लगता है कि जो नए प्रधानमंत्री होंगे, जो भी होंगे, उनमें इतना कॉन्फिडेंस होगा, इतना स्टेट्समैनशिप वो दिखाएंगे कि कहें कि आप मुद्दों पे बोलिए, अगर मेरी पॉलिसी के अगेंस्ट भी बोलते हैं तो मैं सुनूंगा, क्योंकि वो एसेंस है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। क्या ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जून में? बताएं कितना कॉन्फिडेंस है। तो करीब
25% को लगता है कि आएगा, 1 in 4 को लगता है, बाकी 75% को तो लगता है कि शायद वो जो मार्गरेट थैचर वाली बात हो रही थी उतना कॉन्फिडेंस शायद हमारे नए प्रधानमंत्री में ना हो। लेकिन वी लिव इन होप। हमें लगता है कि जरूर शायद ऐसे व्यक्ति आएंगे जो कि इस तरह की स्टेट्समैनशिप को दिखा पाएंगे। तो जाने से पहले हमारे 10 पॉइंट प्रधानमंत्री के लिए।